हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 19 फरवरी 2022 को सोशल साइंस का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 19 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज के पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है मेजनी कौन था? आसान शब्दों में बताइएगा। मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आसान शब्दों में कैसे याद रखिएगा कि मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का एक सेनापति था। इसने क्या किया कि 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कर दिया था और यही यंग इटली नामक संस्था था जो इटली के एकीकरण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला सवाल हमारा कहता है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आसान शब्दों में बताइएगा कि सन 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के तमाम क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आसान शब्द में लिखिएगा कि सन 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि जर्मन के सभी क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राज्य का गठन कर दिया, जिससे जर्मन में रहने वाले तमाम लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। लेकिन उसी जर्मनी में कुछ ऐसे लोग थे, दक्षिण जर्मन के लोग कुछ ऐसे लोग थे जो इस एकीकरण का विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मुल्कों ने मिलकर और कूटनीति के द्वारा इसे दबा दिया और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला सवाल है खूनी रविवार क्या था? मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्द में बताइएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हो गए थे। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है, जब रूस की तमाम जनता रोटी देने वाले एक नारा के साथ प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। जार का मतलब क्या होता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, यानी रूस के सम्राट का जो महल हुआ करता था उसी के सामने ये प्रार्थना पत्र को लेकर जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि रूस के सम्राट के सेनाओं को ऐसा लगा कि शायद वे सरकार का विरोध करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर रूस के तमाम सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर लगातार उन पर गोलियां बरसाने लगे, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूरों की जो संख्या थी वो घायल हो गए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि कार्ल मार्क्स का जीवन सिद्धांतों को लिखिए। आसान शब्दों में बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1888 में जर्मन के राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिस कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गविहीन यानी राजविहीन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है हिंद चीन का क्या अर्थ है? दोस्तों, आसान शब्दों में बताइएगा कि हिंद चीन में क्या अर्थ है। तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था, किंतु कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी? दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट भी दी गई थी। रेलवे तथा तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई।
जिससे उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति से कहीं ना कहीं रूस में बहुत ही ज़्यादा लाभ का सामना करना पड़ा। अब मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो सन 1921 में। लेकिन यही सवाल पूछा जाता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1991 हो जाएगा, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला सवाल कहता है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। देखिए जिनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम जहां पे साम्यवादियों की सरकार बनी थी, तो दूसरा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिका समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई थी। सवाल यहाँ से ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1954 में। किसके बीच हुआ था, तो साम्यवादी एवं अमेरिका के बीच में हुआ था। अगला सवाल है होची मिन्ह मार्ग क्या है। दोस्तों होची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ता। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है कि होची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका युद्ध के दौरान हमेशा इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी इतने बुद्धिमान थे, इतने तेज थे कि रातों रात उसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अगला सवाल है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थितियों से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि कर दिया था, जिससे काफ़ी किसान जो थे परेशान थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। आसान शब्द में जानिए कि चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है ना, ये खास करके चंपारण में स्थित किसानों की दयनीय स्थितियों से संबंधित है। क्या करते थे कि अंग्रेज चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती करवाने से क्या होता है कि उस ज़मीन पे नील के अलावा कोई अन्य फसल नहीं होगा, इससे उनकी ज़मीन बंजर पड़ जाते थे। दूसरे बागान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी ही ज़्यादा परेशान थे। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और यहीं पे आके उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे, जिनके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। अब यहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। कहाँ हुआ था, तो चंपारण जिला यानी मोतिहारी जिला में, जहाँ से हम स्वयं हैं। और किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला सवाल राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। देखिए राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले राजनीतिक दल का काम क्या होता है, तो चुनाव में भाग लेना। ठीक है जी, चुनाव में भाग लेना। और इसके बाद में बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना, यही तमाम के तमाम काज राजनीतिक दल के होते हैं। अगला सवाल है हमारा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये दोस्तों यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन भी करते हैं। जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है और जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है। इन्हीं सब कारण को देकर यह कहा जा सकता है कि सचमुच राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है, जिसके कारण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा चिपको आंदोलन क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ के काटने वाले को मार कर भगा दिया करते थे।
अगला सवाल देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे। आसान शब्दों में बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी से लेकर सन 1932 ईस्वी तक चलाया गया था, जिसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बातचीत किया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भी पारित किया था। तो इस प्रकार से यदि ये सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो उम्मीद है आप सभी आसान तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल कहता है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने में होने लगा ना जी, इसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, इसे ही औद्योगिकरण कहा जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेड करता हूं। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।